नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं हुमायूं के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में बात किया था, और हम देखेंगे कि इस समय हम किसके बारे में बात करेंगे, हुमायूं के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे। पहला का नाम था हुमायूं हुमायूं दूसरे का नाम था कामरान कामरान और तीसरे का नाम था अस्करी अस्करी और चौथे पुत्र का नाम था हिंदाल। जब बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होती है, ठीक है, 1530 को हो जाती है, उस समय बाबर हुमायूं को क्या किया जाता है, उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो हुमायूं जैसे बाबर की मृत्यु होती है, उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को राजा बना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जन्म जो हुआ था 6 मार्च 1528 ईस्वी में हुआ था। माहम बेगम के इनकी माता का नाम था, माहम बेगम इनकी माता का नाम था। अब पिता का नाम आपको हम बता चुके हैं, बाबर था। बाबर का जो हुमायूं का जो पूरा नाम था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद। और जैसा कि हम आपको बताएं कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को इसका राज्याभिषेक होता है। और भाई का नाम था कामरान अस्करी हिंदाल। तो इस तरह से क्या हुआ, हुमायूं के पूरा एक चीज था। अब बात करते हैं हुमायूं कैसे राजा बना और क्या क्या परेशानियां रही हुमायूं के राजा बनने के बाद, क्या क्या चीजें हुई। इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे हम हम्म, यहाँ पे देखेंगे जैसे हुमायूं 12 वर्ष का था, तब उस समय राजा कौन था? बाबर था। तब 12 वर्ष का था तो हुमायूं को बरखसा का प्रशासन सौंपा गया था। बरखसा का प्रशासन सौंपा गया था। ध्यान रखिएगा, बरखसा का प्रशासन सौंपा गया था। उसी समय से हुमायूं को राजकाज के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी, अच्छी चीज़ें इनके बारे में पता थी। ये बरखसा के शासन के साथ साथ उस समय इनको तीरंदाजी, घुड़सवारी तथा कई भाषाओं का ज्ञान हो गया था। ये चीज़ें इनको पता थी। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही राजा बनता है, क्या कहते हैं, हमारे राजा बनता है, इसके सामने कौन कौन सी परेशानियां खड़ी होती हैं। तो पहली परेशानी थी असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर युद्ध तो बहुत लड़े, कई राज्यों को जीता, लेकिन उनका जो क्षेत्र था असंगठित था। आए दिन किसी न किसी राज्य में क्या होता था कि विद्रोह होते थे। आए दिन कोई ना कोई अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करता था। इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, क्योंकि क्या होता था कि अभी भी लोग, जनता वहाँ की क्या करती थी, इनको विदेशी समझती थी। तो इस तरह की चीज़ें आम होती रहती थी। दूसरा जो कारण था कि रिक्त कोष। क्या था? रिक्त कोष। जब पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ा गया, उस समय बाबर ने बहुत सारे धन लोगों में बांटे, बहुत खर्चे किए, बहुत पैसे लुटाए। तो जब बहुत सारी चीज़ें लुटाए, बहुत धन को लुटाया, तो इस तरह से कोष को क्या हो गया, रिक्त हो गया। बाबर ने उस समय में धन लुटाने की वजह से ही इसे कलंदर की उपाधि भी प्राप्त हुआ था। कलंदर कलंदर की उपाधि किसको प्राप्त हुआ था? बाबर को। ध्यान रखिएगा, पानीपत के युद्ध के बाद। तो कोष क्या हो गया था? रिक्त हो गया था, जो इसके हुमायूं के एक परेशानी का कारण ये भी रहा है। तीसरी बात करें तो भाई, इनके भाई भी इनके परेशानी के कारण हैं, क्योंकि कामरान जो था अक्सर कहीं ना कहीं आक्रमण करके अधिकार कर लेता था, कई चीज़ों पर डिस्टर्ब करता था, कहीं विद्रोह कर देता था, कहीं कुछ ना कुछ अपना की गतिविधि करता रहता था। इसके वजह से क्या होता था कि हुमायूं को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी। चौथी बात करें तो अफगान। अफगान पूरी तरीके से पराजित नहीं हुए थे, अपनी शक्ति धीरे धीरे बढ़ाते थे, और क्या होता था कि आए दिन किसी न किसी युद्ध में लड़ते रहते थे, ठीक है। इनमें एक अफगान आपको याद बीच में मिलेंगे, शेर खा। शेर खा एक ऐसा अफगान था जो हुमायूं को हरा भी दिया। तो ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि अफगान भी एक परेशानी का कारण रहा इनके बीच में। फिर गुजरात। गुजरात के राजा थे बहादुर शाह। बहादुर शाह भी हुमायूं के परेशानी का कारण है। छठा की बात करें तो बंगाल। बंगाल भी वहाँ के एक हुमायूं के एक परेशानी का कारण है।
ये 6 पॉइंट याद रखिएगा आपको। हुमायूं के राजा बनने के बाद इतनी ये सब परेशानी का कारण है। एक असंगठित क्षेत्र, रिक्त कोष, उसके भाई, अफगान, गुजरात और बंगाल, ये सारी चीज़ें इनके परेशानी का कारण रहा। 7वां की बात करें तो चारित्रिक दुर्बलताएं, चारित्रिक दुर्बलताएं। ध्यान रखिएगा हुमायूं की एक सबसे बड़ी मतलब दोस्त था, वो कोई भी काम शुरू करता तो वो ख़त्म नहीं करता था, फिर अगला नया काम शुरू कर देता था। तो एक चारित्रिक दुर्बलता इसके अंदर भी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे कि जैसे हुमायूं के राजा बना, उसके बाद इसने क्या किया कि चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया। तो इसी दौरान इसने जो पहला युद्ध लड़ा अपना, वो था कालिंजर का आक्रमण था। कालिंजर का युद्ध था, क्या था? कालिंजर का युद्ध था। ये 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में क्या हुआ था कि प्रताप रुद्रदेव के किले को घेरा गया था हुमायूं द्वारा घेरा गया था। लेकिन इसी दौरान पता चलता है कि कमरान विद्रोह कर दिया है। कमरान विद्रोह कर दिया। दूसरा एक और बात पता चलती है कि जो अफगान थे उनमें महमूद लोदी महमूद लोदी को जौनपुर में सुल्तान घोषित कर दिया गया। सॉरी, जौनपुर में सुल्तान घोषित कर दिया गया। तीसरी बात पता चलती है कि शेर खा जो था वो चुनार के दुर्ग पे अधिकार कर लिया है। जैसे इन बातों को पता चलता है तो क्या करता है कि हुमायूं वहां से अपना घेराव उठा लेता है कालिंजर किले से, और प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर लेता है और इस युद्ध को समाप्त करता है। इस तरह से कालिंजर का युद्ध क्या हुआ कि इसका अंत हो जाता है। ये भी चीज़ें को आप याद रखिएगा। तो हम दोबारा बता देते हैं आपको। कालिंजर का युद्ध ये किसके विरुद्ध था? प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध था। बुंदेलखंड में स्थित एक किला था, इनके विरुद्ध था। इसमें क्या होता है कि हुमायूं इनको इनको जीतना चाहता था, लेकिन इसी दौरान कुछ चीज़ें पता चलती है, जैसे कामरान का विद्रोह हो जाता है, महमूद लोदी जौनपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, और शेर खां चुनार दुर्ग पे अधिकार कर लेता है। अब देखिए चुनार दुर्ग जो था पूर्वी दिशा का द्वार माना जाता है, पूर्वी द्वार माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक दुर्ग रहता है, जिसकी वजह से हुमायूं को वहां से वापस आना पड़ता है इस चीज़ को संभालने के लिए। तो इसी दौरान ये क्या करता है, प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अगली बात करें अगले युद्ध की, तो अगला युद्ध था दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध किसके विरुद्ध था? ये अफगानों के विरुद्ध था। अफगानों के विरुद्ध था, ध्यान रखिएगा, ये अफगानों का विरुद्ध था। अभी हमने बताया कि मोहम्मद लोदी को क्या हुआ, जौनपुर में सुल्तान घोषित किया गया। तो उस समय क्या हुआ, मोहम्मद लोदी ने जौनपुर का जो प्रशासक था, जौनपुर का प्रशासक जो था जुनैद बरलास, जिसका नाम था जुनैद बरलास, उसको हरा देता है, उसको भगा देता है। ये जुनैद बरलास हुमायूं के शरण में चला जाता है। तो इसी बात पे क्या करता है, हुमायूं ने मोहम्मद लोदी पर आक्रमण कर देता है। अब मोहम्मद लोदी पर आक्रमण करके जौनपुर को आज़ाद करा देता है, और वो जुनैद बरलास को क्या करता है, पुनः वहाँ का प्रशासक घोषित कर देता है और वापस आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दोहरिया का युद्ध जो हुआ आपका कब हुआ? 1532 हुआ में। दोहरिया कहाँ है? गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। अब अगली समस्या जो उत्पन्न कर रहा था वो था शेर का। ठीक है, तो पहला ही काम किया हुमायूं ने शेर खां को दबाने के सबसे पहला जो काम किया, चुनार का घेराव किया, फिर चुनार बीजे, फिर एक बार ध्यान रखिएगा बंगाल बीजे। 1532 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा क्या किया गया, चुनार का घेराव करा गया, चुनार दुर्ग का घेराव करा गया। लेकिन उसी दौरान क्या हो रहा था कि गुजरात का एक राजा हुआ करता था, बहादुर शाह। बहादुर शाह ने कहाँ पे, राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि
गतिविधियां बढ़ा दी, जिसके वजह से आगरा में दबाव बढ़ रहा था। आगरा में दबाव बढ़ रहा था अब क्या हुआ था, यहाँ पे हुमायूं को लगा कि ज़्यादा देर तक हम बहादुर शाह को आज़ाद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आगरा के लिए खतरा होगा। तो इस तरह से शेर खां क्या करता है, चुनार से घेराव अपना हटा लेता है और चुनार पे संधि प्रस्ताव भेजता है हिंदू बेग के द्वारा। शेर खां क्या करता है कि संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, हुमायूं की ये सबसे बड़ी भूल मानी जाती है, शेर खां को ना कुचलना भूल मानी जाती है, शेर खां को ना कुचलना। यही शेर खां आगे चल के हुमायूं को कई बार हराता है, 2 बार 3 बार हरा देता है और आगरा पे अधिकार कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी भूल जो मानी जाती है शेर खां का को ना कुचलना यहाँ पे, और वापस आ जाना, संधि कर लेना। ठीक है, अगले बात करते हैं चुनार विजय। चुनार विजय की बात करें तो हुआ था 1537 ईस्वी में। ठीक है, इस पे हुमायूं आक्रमण करके इसको जीत लेता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या है, शेर खां अपना अधिकार नहीं रखता, इसका पुत्र कुतुब खां था इसको देख रेख में। तो कुतुब खां क्या करता है, शेर खां को कुछ दिन तक उलझाए रहता है, जिस दौरान क्या कर शेर खां अपनी शक्ति सुदृढ़ कर लेता है और बहुत ही मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हुमायूं आगरा अभियान करता है, जो था बंगाल विजय। बंगाल विजय क्या करता है, बंगाल को जीत कर ये शेख बहलोल सॉरी ये बंगाल को भी जीत कर जहांगीर कुली बेग को सौंप देता है, कुली बेग को सौंप देता है और वहां से आगरा वापस आने लगता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए, जैसे ही वो जहांगीर बेग को सौंप कर आगरा वापस आने लगता है, उसी दौरान क्या होता है कि बीच रास्ते में ही शेर खां हुमायूं को घेर लेता है। शेर खां हुमायूं को घेर लेता है। देखिए अब क्या हुआ था, इस हुमायूं जैसे गंगा नदी पार करके चौसा के किनारे पहुंचता है। चौसा के किनारे पहुंचता है, चौसा के किनारे पहुंचता है। तो ये शेर खां भी वहीं पे कर्मनाशा नदी के किनारे पहुंच जाता है। कर्मनाशा नदी के किनारे पहुंच जाता है। अब देखिए क्या होता है कि कर्मनाशा नदी गंगा नदी के बीच में हुमायूं की सेना जुड़ जाती है, फंस जाती है। और जैसे इन दोनों के बीच में फंस जाती है, तो 3 महीने तक शेर खां क्या करता है कि संधि प्रस्ताव के द्वारा हुमायूं से बात करने का प्रयास करता है। संधि प्रस्ताव के द्वारा हुमायूं से बात करने का प्रयास करता है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है कि शेर खां वहां पे संधि प्रस्ताव की बात नहीं करना चाहता था, वहां पे वो बारिश का इंतजार कर रहा था। और ऐसा ही होता है, जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो ये वाला जो क्षेत्र होता है थोड़ा नीचे होने के कारण कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के द्वारा बाढ़ का यहाँ पे प्रकोप आ जाता है। और जैसे बाढ़ का प्रकोप आ जाता है तब मुगल सेना में पूरा पानी भरने लगता है, मुगल की छावनी में पानी भरने लगता है। जिसके बाद क्या करता है, शेर खां यहाँ पे आक्रमण कर लेता है और इस क्षेत्र को इसको हुमायूं को हरा देता है। हुमायूं यहाँ से क्या होता है कि बचते हुए गंगा नदी को में अपना घोड़ा सहित कूद लेता है। यहाँ पे एक भिश्ती, ध्यान रखिएगा, भिश्ती जो होता है हुमायूं को बचाकर पार कराता है नदी, और ये हुमायूं आगरा पहुंच जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हुमायूं रास्ता पार करने के लिए भिश्ती को आधे दिन के लिए राजा भी बनाता है। ध्यान रखिएगा, आधे दिन के लिए राजा इतिहास में पूछ दिया था कौन सा बना था, तो ये भिश्ती ही बना था। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अब ये भिश्ती के बारे में एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछी जाती है कि रबड़ के सिक्के किसने चलाए थे। रबड़ के सिक्के किसने चलाए थे, तो ये भिश्ती ने ही चलाए थे। ठीक है, रबड़ के सिक्के ये निजाम भिश्ती ने ही चलाए थे। ये आधे दिन का राजा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रबड़ के सिक्के किसने चलाए थे, तो निजाम भिश्ती ने चलाए थे। निजाम भिश्ती कौन था, ये हुमायूं को नदी पार करने में सहायता किया था। कब किया था, चौसा के युद्ध में किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 26 जून 1539 में हुआ था, जिसमें शेर खां विजयी हुआ।
ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब इस युद्ध के बाद शेर खां क्या करता है कि अपने आप को शेर शाह की उपाधि प्रदान करता है। किसी किसी उपाधि प्रदान करता है, शेर शाह की उपाधि प्रदान करता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है, सिक्के भी डलवाता है, बहुत सारा कार्य करता है। तो चौसा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। 26 जून 1539 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? कर्मनाशा नदी और गंगा नदी के बीच में चौसा नामक जगह पे हुआ था। यहाँ पे संधि प्रस्ताव के रूप में उलझाया रहा शेर खां, क्योंकि वो बारिश का इंतजार कर रहा था ताकि मुगल सेना यहाँ पे बारिश में बाढ़ में फंस जाए और वो आसानी से जीत ले। तो चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 26 जून 1539 ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले। अगला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। ये एक समझे निर्णायक युद्ध होता है। यहाँ से मुगल वंश का क्या होता है कि एक बार अंत हो जाता है भारत से, और दूसरी बार अफगान राज्य स्थापित होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं। किस युद्ध से जानते हैं? कन्नौज के युद्ध के नाम से। ये भी गंगा नदी के किनारे ही हुआ था। इसमें भी सेम कार्य हुआ था। बाढ़ में हुमायूं की सेना फंस जाती है और आसानी से क्या होता है कि शेर खां जीत लेता है। शेर खां जीत लेता है। ये जीत लेता है। यहाँ से हुमायूं और हिंदाल दोनों अपने आप को बचाते हुए भाग जाते हैं। कहाँ पे? काबुल के तरफ। काबुल की तरफ भाग जाते हैं। यहाँ से हुमायूं का निर्वासन शुरू होता है, जो 15 वर्षों तक रहता है। 1540 से लेकर 1555 तक 15 वर्षों तक ये निर्वासित रहता है। इसी बीच हुमायूं ने शादी कर लिया हमीदा बानो बेगम से, और 1542 ईस्वी में क्या हुआ कि अकबर को जिन्होंने जन्म दिया। अकबर का जन्म कभी कभी पूछ जाता है अकबर का जन्म किस राजपूत किस राजा के घर पे महल में हुआ था? तो याद रखिएगा, राजा बीरसाल के घर में हुआ था, महल में हुआ था, बीरसाल। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे कि हुमायूं की भारत में वापसी कैसे होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो भारत की पुनर्विजय के दौरान पहला युद्ध जो लड़ा गया था वो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो था कि हुमायूं मच्छीवाड़ा के युद्ध लड़ने से पहले पंजाब वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। पंजाब वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। इस बात से घबरा कर शेर सूरी वंश का जो था सिकंदर सूरी सॉरी सिकंदर सूर क्या करता है कि अपने सेनापति ततार खां को के साथ एक सैन्य बल भेजता है। लेकिन ततार खां क्या होता है, वहां पे हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो होता है वो 15 मई 1555 ईस्वी में होता है। 1555 ईस्वी में होता है। और सरहिंद का जो युद्ध होता है वो आपका होता है 22 जून 1555 ईस्वी में होता है। भी ध्यान रखिएगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। सरहिंद का युद्ध जो होता है वो आपका सिकंदर सूर सिकंदर सूर तथा हुमायूं के बीच में होता है। हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें सिकंदर सूर हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको याद रखिएगा। इसके बाद से दूसरी बार मुगल वंश का स्थापना भारत में होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, अब समझेंगे हुमायूं की मृत्यु के बारे में। तो हुमायूं की मृत्यु हुआ था 24 जनवरी 1556 ईस्वी में। दूसरी बार जैसे स्थापना होता है उसके कुछ ही दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? शेर मंडल नाम का पुस्तकालय है, शेर मंडल नाम का पुस्तकालय, उसी के सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हो जाती है।
ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। कई दिनों तक क्या किया गया था कि हुमायूं की मृत्यु को छुपाया गया था ताकि राज्य में विद्रोह ना हो जाए, राज्य में विद्रोह ना हो जाए। तो 24 जनवरी को मृत्यु हुई थी, और उधर 14 फरवरी को अकबर को राजा बनाया गया। इतने दिनों तक क्या हुआ कि हुमायूं की मृत्यु को छुपाया गया। कोई दूसरा व्यक्ति था जो हुमायूं की तरह ही दिखता था, उसको क्या गया था कि ऊपर से, महल के ऊपर से हुमायूं के कपड़े पहनाकर जनता का दर्शन के लिए लाया जाता था, ताकि राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह न हो जाए जब तक कि अकबर का राज्याभिषेक न होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका धन्यवाद, आपने इतनी देर तक सुना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।